मुलाकात। अंधेरे रात की स्याही इस जगह गालिब आने लगी थी। सड़क के इर्द गिर्द लंबे कदावर दरख्त अपनी जड़ें मजबूत किए हुए शान से खड़े थे। पथरीली सड़क पर मसनूई कुमकुमें जल जल कर मद्धम होने लगे थे। किसी जीरो का नामो निशान नहीं था। इर्द गिर्द जमीन बोस पत्तों को देखकर मालूम होता था सालों से यहाँ किसी का गुजरना ना हुआ था। ऐसे में वो सियाह गाड़ियां आमने सामने आकर खड़ी होती हैं, जिसमें से दो नफ्स उतरते हुए दिखाई देते हैं। सियागो तक कोट पहने हुए लड़की ने जमीन पर कदम रखा। आज उसका चेहरा मास्क से पाक था। कुछ कदम चलकर गाड़ी के बोनट से टेक लगाए हुए मुकाबिल खड़े हुए सफेद आधी आस्तीनों वाले शर्ट पहने हुए शख्स को देखा, जो अपनी गाड़ी से निकलकर उसी के अंदाज में सीने पर हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ था। दोनों के माबेन कुछ खामोशी रही। दोनों बगैर पल के झपकाए एक दूसरे को देखने लगे। सफेद शर्ट वाले ने पैंट की जेब से झांकती हुई पिस्तौल पर हाथ रखा। गोथा कोट वाली लड़की के लबों पर ये सब देखते हुए मुस्कुराहट ठहरी, एक महफूज मुस्कुराहट, जैसे वो जानती हो उस जेब में क्या हो सकता है। मसनूई कुमकुमों की मदद से देखें तो लड़की के लब हिलते हुए नजर आए। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, मुझे अंदाजा नहीं था तुम आ जाओगे। उसकी आवाज में गहरा तमस्कर था। उस शख्स की आंखें रात में कुछ अलग ही कहानी बयान कर रही थी। करीब से देखा जाए तो उनमें दर्द बना था, ऐसा दर्द जो उसके मुकाबिल खड़े हुए वजूद से भी आशना था। तुम्हारी पुकार पर मैं कब नहीं आया। आंखों से निकलती नमी को वापस अंदर की तरफ धकेलते पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए वो उसके सामने खड़ा हुआ। लड़की के लबों पर फिर मुस्कुराहट रेंगी, फिर धीमी आवाज में कुछ कहा। हवाओं के दम से आवाज उड़ती हुई बादलों में जा पहुंची थी। आह ताबिश, तुम इतने बेवकूफ निकलोगे इसका अंदाजा ना था। ताबिश को महसूस हुआ जैसे किसी ने तेज आरी से दिल को 1000 टुकड़ों में तकसीम किया हो। चेहरे पर तकलीफ गुजरी, मगर सामने वाले को इससे कोई सरोकार ना था। वो अपनी धुन में कही गई। उसकी आंखों में तमस्कर था। मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी आसानी से मेरे बिछाए हुए जाल में आ जाओगे। मैं तो तुम्हें अक्लमंद इंसान समझती थी। ताबिश फीका सा मुस्कुराया। मुझे मालूम होता फॉक्सी के पीछे तुम हो तो उसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। फॉक्सी का फलक शगाफ कहका उस अंधेरे माहौल में सुनाई दिया। इतना आसान खेल समझा हुआ था। फॉक्सी तुम्हारी जैसी नहीं जो दूसरों पर अंधों की तरह एतमाद करे। तुम लूजर थे ताबिश, अजल से तुम एक लूजर थे, मान भी जाओ अब। उसकी शख्सियत पर एक और बार ताबिश ने खुद को कुछ सख्त कहने से रोका। मुट्ठियां जोर से भींचकर उमड़ते हुए इश्तियाल को काबू करने की नाकाम कोशिश की। फॉक्सी ने उसके पूरे वजूद पर नजर घुमाई, फिर लब मुस्कुराहट में ढले। आज तुम्हारी हालत देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। उसने नफी में सर हिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे मोहब्बत करके। उंगली से उसके सीने पर दस्तक दी। ताबिश को उसके लहजे से तकलीफ हो रही थी। ये लहजा उसके लिए बिल्कुल अनजाना था। बेचैनी से पहलू बदला। जब तुमने मेरे सामने मोहब्बत का एतराफ़ किया था तब मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्से के साथ साथ तरस भी महसूस हुआ। पता है क्यों? वो कुछ पल उसकी हेजल आंखों में देखे गई, जिनमें जहां भर की अफसरदगी तारी थी। तरस इसलिए क्योंकि तुमने उस इंसान से मोहब्बत की ख्वाहिश की थी जो खुद किसी और से मोहब्बत का ख्वाहिशमंद, और गुस्सा इसलिए कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी। उसे अपनी आखिरी बात पर गहरी चुभन महसूस हुई थी। अगर तुम फजर को उस दिन न बचाते तो आज हाशिर हर हाल में मेरे साथ होता। मैं किसी भी तरह उसे हासिल कर लेती। ताबिश को इतनी तकलीफ शायद कभी नहीं हुई थी जितनी आज उसके जुमले से हो रही थी। आज वो लड़की एक बार फिर किसी और के लिए इजहार मोहब्बत कर चुकी थी, और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। उसके कदमों में जान खत्म होने के मराहिल पर थी, इसीलिए वो पास खड़ी हुई गाड़ी के बोनेट से टेक लगाए हुए खड़ा हुआ। मोहब्बत अगर इतनी आसानी से हासिल हो जाती तो आज मैं 7वें आसमान पर होता। फॉक्सी की आंखों की तरफ झांका जो हर एहसास से आ रही थी। मैंने कहा ना मैं फॉक्सी हूँ, और फॉक्सी किसी भी तरह अपनी मोहब्बत हासिल कर लेती है। अगर तुम बीच में ना आते आज, अगर वो उस फजर के साथ हंसी खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। काश तुम होते ही ना ताबिश। वो एकदम से चीखी तो माहौल में छाई हुई वीरानी में खलल पैदा हुआ। ताबिश के असाब पर गुस्सा सवार होने लगा था। अपनी मोहब्बत से अपनी शख्सियत पर ठेस खा खाकर उसकी रूह ने चाहे जाने की भीख मांगी।
लेकिन वो यही चाहती थी कि ताबिश उससे भीख मांगे या उस पर गुस्सा करे ताकि वो खुलकर खुश हो सके, पर अब नहीं। वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था, इसलिए। ताबिश सीने पर हाथ बांधे हुए उसे चेहरे पर इत्मीनान लिए हुए देखे गया। फॉक्सी को ताबिश के चेहरे पर कर्ब देखना था। वो कदम कदम चलती हुई उसकी जानिब बढ़ती रही, हाथ कोट की जेब में मौजूद छुरी पर जमा रखे थे। बंद करो ये बेकार बातें, मुझे किसी किस्मत के होने पर यकीन नहीं। चाकू निकालकर उसकी आंखों के सामने किया। ताबिश के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। उसे वाकईतन अब मजा आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद बोला, नजरें चाकू पर थीं। मैं जानना चाहता हूँ, तुमने इस राहगीर को क्यों चुना? फॉक्सी को एकदम ही शुरू से आखिर तक अपना कर्बनाक माजी याद आया। मेरा तुमसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। आंखों में सवाल था। कभी तो दोस्ती थी हमें, इसी खातिर। नजरों के अहाते में सिर्फ उसका चेहरा था, फॉक्सी का बेचैन चेहरा। क्या फिर तुम मेरे किए हुए उन तमाम जराइम पर मुझे कानून के हवाले करोगे? वो तल्ख अंदाज में हंसा। उसकी हंसी में वो बात ना थी जो पहले हुआ करती थी। कुछ बदलाव था, गहरा और वाज़ेह बदलाव। वो तो करूँगा ही, मगर मुझे जानना है कि तुम्हें ऐसा बनने के लिए। उंगली से उसके वजूद की तरफ इशारा किया। किसने बनने पर मजबूर किया? फॉक्सी ने लबों को सख्ती से जमाए रखा था। अंदाज में कुछ तब्दीली महसूस हुई। मेरे बाप ने। उसके लब आहिस्तगी से हिले। ताबिश की नज़रों ने उस चेहरे का तवाफ किया तो वहाँ किसी गहरे जख्म का अदराक हुआ। वो उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार था। मेरा बाप मुझे धोखे से लेकर गया था। वहां जाकर मैंने लड़की की कटी हुई लाश देखी। आंखें बंद की तो खुद को उसी मंजर में पाया। सब कुछ वही दोहराया जाने लगा। सर झटका, फिर आंखें खोली और चाकू पर गिरफ्त मजबूत की। ताबिश ने टेढ़ी नजरें चाकू पर जमाई। उसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वो नहीं रही जो थी, बल्कि वो बन गई जो अब हूँ। एक ऐसी इंसान जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। ताबिश ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा। वो दुख में मुब्तला नजर आई। फॉक्सी नाम अपनाने के बाद मुझ में बहुत तब्दीलियां आई। मैं हर वो काम करने लगी जिसका सोचा भी नहीं था। लबों पर अब के तंजिया मुस्कुराहट बना थी। वो 2 कदम चलकर ताबिश की नजरों के सामने आई। बहुत कत्ल किए हैं, इतने कि अब तो गिनती भी भूल चुकी हूँ। जब बहुत सारी ताकत हासिल कर ली तब मेरे पास दारुल अमान आया। ये मेरी माँ का दिया हुआ तोहफा था जिसे मैंने हमेशा सीने से लगाए रखा। उसने भी मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैंने उस हकीकत को कभी किसी पर आश्कार नहीं होने दिया, हत्ता कि ये तक छुपाया कि वहाँ कौन सा काम होता है। उसकी भी एक वजह है जो मैं बताना नहीं चाहती। हम लोग अंदर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और। वहाँ मैं वो सफ़ा बनी थी जो बचपन में हुआ करती थी, मासूम, भोली भाली, लोगों से प्यार मोहब्बत करने वाली। फिर एक दिन वहाँ हिबा आई और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ मेरे स्याह कारोबार में शामिल होती गई। उस बेचारी को तो मालूम भी ना था कि फॉक्सी के पीछे मैं हूँ। उसकी नज़रों में फॉक्सी एक अलग मखलूक थी और सफ़ा अलग। जब उसके आखिरी वक्त में मैंने उस पर इनायत बख्शकर अपना चेहरा दिखाया तो मौत से पहले उसका चेहरा देखने लायक था। उस वक्त बेचारी, उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा उसकी आप ही फॉक्सी निकलेगी। लबों पर धीमी मुस्कान सजाए कुछ देर गहरी खामोशी ने डेरा डाल रखा था। फॉक्सी उसे देखती रही जो अब भी उसे नजर चुरा रहा था, लेकिन वो हिबा का सुनकर हैरान हुआ था। अगर तुमने हिबा को खुद कत्ल किया है तो उस दिन मेरे सामने रोने की क्या जरूरत थी? फॉक्सी को मालूम था वो इस तरह का सवाल जरूर करेगा। मजबूरी थी, अदाकारी। मुस्कुराहट से लबरेज लहजा अपनाया। ताबिश को सीने में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ऐसा दर्द जिसमें वो पिछले 2 माह से रोशनास था। आंखों से बहती हुई नमी साफ की और अब के बाज़ाब्ता तौर पर उसे देखने लगा। और फजर, उनका क्या कसूर था? तुमने क्यों उनसे उनका बेटा छीना? कहा तो है हाशिर को पाने की खातिर कुछ भी। ताबिश कुछ पल उसे देखे गया। ये छोटे छोटे कत्ल तो मैं लातादाद कर दूं अगर इनाम में हाशिर मिल जाए। अपनी बात कहती वो मुड़ गई। ताबिश हैरानी से उसे देखे गया। उसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया था और वो लातादाद करने के जुर्रत रखती थी। एक झटके में वो सीधा हुआ और उसके सामने आते फॉक्सी के दोनों कंधों पर गिरफ्त मजबूत करते गुस्से से कहा, तुम्हारी नज़र में एक बच्चे का कत्ल आम है?
उसे यकीन करने में दुश्वारी हो रही थी। फॉक्सी ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और आंखों में आंखें डाली। तुम्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मिस्टर ताबिश अरबाज अलवी। मैं चाहे किसी बच्चे का कत्ल करूं या किसी जानवर का, मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं। वो तेज लिए उसे देखे गया और उसके बरक्स वो बेसारी से उसे देखे गई। और मैं, इस सब में मेरा क्या कसूर था? तुमने मुझे क्यों इस्तेमाल किया? बेइख्तियार पूछ बैठा। गहरी रात होने की वजह से उसकी आंखों में बसा दर्द कोई नहीं देख सकता था। फॉक्सी हंसी और अब की हंसती ही चली गई। वो भी उसी के अंदाज में जमीन पर बैठी। क्योंकि तुम फॉक्सी के पीछे पड़ गए थे इसलिए, लेकिन तुम तो हो सदा के ढीठ। मानी नहीं मेरी बात और कूद पड़े मैदान में, हीरो जो बनना था। ताबिश ने जख्मी नजरों से उसे देखा। अब के सकून फॉक्सी को मिलने लगा था। यानी तुमने वो सब जानबूझकर किया था? फॉक्सी ने अस्पात में सर हिलाते हुए चाकू पर नजर डाली जो रात के गुप्त अंधेरे में चमक रहा था। बिल्कुल। आखिर मिला क्या इस सब को करने के बाद? चमकती आंखों से हिलाल पर नजरें जमाई। वो जो दुनिया की सबसे कीमती शय है, ताकत। ताबिश कुछ पल उसकी आंखों में देखे गया, फिर अपनी जगह से उठा। वो आपके उससे पुष्ट किए हुए खड़ा हुआ। मुझे ये बताओ, क्या मिला मासूम बच्चों की जान लेकर? सफा, तुम इतनी सफा कैसे हो सकती हो? फॉक्सी की आंखें गुस्से की तपिश से सुर्ख नजर आने लगी। वो भी उठी और उसके सामने जा ठहरी। किसी ने फॉक्सी की मासूमियत का ख्याल नहीं किया, तो अब फॉक्सी भी नहीं करेगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ऊंची होने लगी। तो क्या हो गया बदला पूरा? इंतकाम की जंग में उन बच्चों का क्या कसूर था? ताबिश की आवाज भी ऊंची हुई। वो तेज तेज सर हिलाने लगी। मुझे नहीं मालूम। जब मेरे साथ वो सब कुछ हो सकता है तो हर किसी के साथ हो सकता है। मैं दुनिया के बच्चे बच्चे को मौत दूंगी। फॉक्सी का तनफ्फुस अब तेज होने लगा था। आंखों में आग के शोले भड़कने लगे थे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी अपनी किस्मत थी। ताबिश ने खुद को काबू किया, वरना उसका दिल कर रहा था वो कुछ कर डाले। नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं थी। मेरी किस्मत तो वो थी जो मैं चाहती थी। ये तो जबरदस्ती मेरी किस्मत बनाई गई है। फॉक्सी की आंख में आंसू चमकने लगा, मगर उसने बेदर्दी से उसे साफ किया। कुछ पल के लिए ताबिश को उस पर तरस आया। उसका दिल किया वो उस लड़की के सारे दुख अपने सर ले ले या फिर उसके सारे गुनाह मिटा दे, मगर इस वक्त वो ये मुमकिन ना था, क्योंकि उस लड़की से जुर्म हुआ था और वो मुजरिमों को यूं नहीं छोड़ा करता था। उसने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाए, दरवाज़ा खोला, कुछ झुककर उठाया और सीधा होकर फॉक्सी के देखने लगा। फॉक्सी की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो वो तल्खी से हंसी। ताबिश अब के उसके जानिब आया और वही चीज़ उसके चेहरे के सामने की। चांद की रोशनी में झांके तो वो एक हथकड़ी नजर आई। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम एतराफ़ करदा जराइम की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूँ। फॉक्सी ने उस चीज़ को देखा, फिर अपनी चाकू उसके सामने किया। इससे कबल तुम मुझे ये पहनाओ, मैं तुम्हारे सामने कुछ नए एतराफ़ करना चाहती हूँ। मालूम है सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी, मगर क्या करूँ, बताना भी ज़रूरी है। ताबिश को कुछ खतरा लाहक हुआ। दूसरे हाथ से पैंट की जेब से बंदूक निकालनी चाहिए, पर देर हो चुकी थी। फॉक्सी ने एक ही जिस्त में चाकू उसके पेट में पेवस्त किया। ताबिश की कराह सारे में गूंज उठी, चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया हुए। फॉक्सी उसे दर्द से तड़पता हुआ देखकर चाकू को मजीद घुमाया। ताबिश को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और वो जमीन बोस हो गया। सुर्ख माया जिस्म से निकलकर जमीन पर फैलने लगा। फॉक्सी उसके खून को देखकर खुश हुई। उसकी अब खून से गहरी दोस्ती हो चुकी थी। ताबिश का जिस्म हल्के हल्के अपनी ताकत खो रहा था। वो पेट के बल झुका हुआ और गहरी सांसें लेने लगा, जो कि बमुश्किल आ रही थी। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई थी। पहला एतराफ़, तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे बाप कामिल ने किया था। ताबिश के वजूद ने हरकत करना छोड़ दी। गुलाबी आंखों से आंसू रिसने लगे थे। उसने बंदूक के लिए हाथ आसपास मारा। उसे अपना दर्द भूल भाल गया था। क्या वो सच कह रही थी? उसने उठना चाहा, मगर जिसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। थक हार कर वो जमीन पर गिर पड़ा। और दूसरा, तुम्हारी हीरोइन के साथ जो हुआ वो सब मैंने करवाया था। ताबिश की आंखें मजीद फैली। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। क्या उसने सही सुना था? वो अब भी बेयकीन नजरों से सामने खड़ी खुद पर आधी झुकी हुई लड़की को देखे गया, जिसके चेहरे पर अब गहरी मुस्कुराहट थी। झटके से लड़की ने चाकू उसके जिस्म से जुदा करना चाहा, पर उसने हाथ थाम लिया। और याद रहे, अगर कभी आप पर कोई चाकू या किसी भी चीज़ से आपके पेट पर वार करे
तो अपनी पूरी जान लगा दें मगर चाकू को निकालने ना दें, क्योंकि चाकू का घोंपे रहने से ज़्यादा खून नहीं बहता जितना निकल जाने के बाद बहता है, और आपका सरवाइव करना इतना ही मुश्किल हो जाता है। उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था। सबक याद आया। सफ़ा उसके जिस्म पर लातों की बारिश करने लगी। ताबिश ने सफ़ा का हाथ मजबूती से थामे रखने की कोशिश की। बेइख्तियारी उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। एक आंसू आंख से लुढ़क कर जमीन पर फैले माया के घोल में घुल गया। फिर बाप का चेहरा आया। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसकी समात में वही अल्फाज सुनाई देने लगे। एक नए सिरे से तकलीफ का सामना हुआ। फिर उसके सामने हाशिर का चेहरा उभरा जो उसे उम्मीद दिला रहा था। फिर आयरा का चेहरा उभरा जिसकी कीमती मुस्कुराहट की खातिर वो हर हद पार कर देने को तैयार था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर बेहोशी तारी होने लगी थी। फॉक्सी ने तशद्दुद छोड़ दिया था। चाकू खींचतान में घाव गहरा हो गया था। फॉक्सी को इत्मीनान हुआ और ताबिश अपने हवास खोने लगा। फॉक्सी उसके पास बैठी और अफसरदा अंदाज में कहा, लोग फॉक्सी से मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं। चलो आज से उस फहरिस्त में तुम भी शामिल हुए। वो खड़ी हुई लेकिन नजरें अब भी उसके बेहोश वजूद पर थी। तुम्हारा मेरा सफर तमाम हुआ, खस कम जहां पाक। उम्मीद करती हूँ जहन्नुम में हमारी मुलाकात हो, क्योंकि हम जैसे लोग जहन्नुम का ईंधन ही कहलाते हैं। अपनी बात कही और कदम मोड़े, लेकिन ठीक उसी पल माहौल में एक शोर सा उठा था और फॉक्सी को अपने जिस्म के अंदर लोहा दाखिल होता हुआ महसूस हुआ। पूरे वजूद में एकदम से आग सी भड़क उठी। लोहा रीढ़ की हड्डी में आग की मानिंद घुसने लगा। उसने पेट पर हाथ रखकर कुछ नमी महसूस की। वो हाथ आंखों के सामने गया मगर अंधेरा होने के बाद कुछ नजर न आया। वो समझ गई थी ये गाढ़ा खून था। उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आई। वो औंधे मुंह ताबिश के ठीक सामने जा गिरी थी। हिसाब बराबर फॉक्सी। ताबिश को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। उसके हाथ में पड़ी हुई बंदूक फिसल गई। वो नीम मुर्दा हालत में थी जब एक लड़की सिया लेदर जैकेट के साथ कार्गो पैंट पहने हुए उसके सामने दो जानों बैठी। हाथ में सियाह रंग की पिस्तौल थी और लबों पर तमानियत बख्श मुस्कुराहट। कैसी हो फॉक्सी? उम्मीद है तुमने मुझे याद रखा होगा। फॉक्सी की आंखें कुछ पल को मुंजमद हुईं। चेहरे पर तरह तरह के सवालात लिखे नजर आए। उसे इस लम्हे की कतन उम्मीद नहीं थी। जिसमें उठते हुए दर्द को बर्दाश्त करते वो यकलक थी सामने वाली को देखे गई। वो उठना चाह रही थी मगर ऐश ने ऐसा नहीं करने दिया। अरे अरे आराम से, आप ही तकलीफ होगी आपको। फॉक्सी की आंखों में इश्तियाल नजर आने लगा। तुम यही सोच रही होंगी कि मैं तो मर चुकी थी, फिर अचानक से जिंदा कैसे हुई। हाथ उठाकर इशारा किया और खड़ी होकर ताबिश के पास गई जो बेहोश था और उसके हाथ में मौजूद बंदूक फिसल गई थी। ऐश के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। इसे क्यों मारा? इसमें इस बेचारे का क्या कसूर था? लफ्जों में तंज की आमिश लिए वापस उसी तरफ आई। फॉक्सी कुछ बोलना चाह रही थी मगर सांस रुक रुक कर आ रही थी जिसमें आग अब मजीद भड़कने लगी थी। पता है ये तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा था। मुझे इस पर तरस आया तो इसकी मदद कर डाली और तुम्हारे सारे अड्डों का पता बता दिया। ऐश ने माथे पर हाथ मारा, फिर हंस कर बोली, अरे मैं भी ना। बता कुछ रही थी और बात बीच में कुछ आ गई। वो आराम से आलती पालती मारे बैठी। खून फॉक्सी के वजूद से बह बह कर जमीन पर बिखर रहा था। ऐश की नजरें उसी पर थीं। जब तुम मुझे मौत के दहाने पर छोड़कर चली गई थी तो वहां 2 बच्चे आए थे। माजी की कर्मनाक यादें उसके जहन में पल रही थीं। आंखों में तकलीफ पैदा हुई। आंसू बाहर को निकलने के लिए बेचैन होने लगे थे। सब कुछ याद आया। फॉक्सी तेज तेज सांसें लेने लगी। वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना चाहती थी मगर उसकी जबान तालू से चिपक चुकी थी। ऐश अभी तक अपनी कहानी सुनाने में महू थी। फॉक्सी को उससे कोई सरोकार नहीं था। उसे बस इस पल का इंतजार था जब रूह जिस्म से निकलकर आसमान में फना हो जाएगी। 1 महीने बाद जड़ी बूटियों का इंतजार करते जब मेरा जख्म ठीक हुआ तो मेरे अंदर बदला लेने की आग भड़कने लगी थी। उसकी शाएं भड़कती रही और मैं इंतकाम की आग में जलकर राख होती गई। इस चक्कर में मैंने अपनी असल शनाख्त छुपाई। फिर पूरे 2 महीने बाद मैं मंजर आम पर आई। तुम्हारी तमाम जगहों को ढूंढ निकाला। परेशानी बहुत हुई पर इस मंजर को देखने के लिए मैं हर परेशानी सह सकती थी। फॉक्सी को अपनी रूह अब निकलती हुई महसूस हुई। खुदा को उस पर तरस आ गया था। सबसे पहले पैरों ने काम करना छोड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधे धड़ ने। उसे बुलाए ऐश अपनी कथा सुनाने लगी
आंसू अब रवानी से बह रहे थे। मैं बहुत नाउम्मीद हो गई थी, मगर ये सोचकर खुद को ज़बरदस्ती उम्मीद दिलाती रही कि तुम्हें। नज़रों का इर्तिकाज़ उसकी जानिब मोड़ा। बहुत जल्द आखिरी सांस लेने के लिए भी तड़पाऊंगी। फॉक्सी का वजूद जामिद पड़ा नजर आया, आंखें ऊपर को उठी हुई, जिनकी रोशनी अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। लब सियाह पड़ चुके थे। ऐश उठकर उसके पास आई और उसके जिस्म पर झुककर कहा, और देखो, आज मैंने कर दिखाया। आंखों में आग भड़कने लगी थी और रुख ताबिश की तरफ किया। पास जाकर अपनी पैंट से मोबाइल निकाला और पुलिस को इत्तला देने लगी। गहरी अंधेरी रात फैले हुए काफ़ी वक्त होने को था। कुछ लोग नींद की आगोश में गोते लगा रहे थे, तो कुछ अभी जाग रहे थे, जैसे ये तो उनके लिए रोज़ का मामूल हो। घड़ी ने 3 के हिस्से को छुआ और इसी वक्त साइड टेबल पर पड़ा हुआ हाशिर का मोबाइल बज उठा। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था जब उस आवाज़ ने बीच में खलल डाला। फजर भी डर कर उठी और नींद भरी आंखों से हाशिर को देखने लगी, जो मोबाइल कान से लगा चुका था। अस्सलामुअलैकुम हाशिर बेटा, मैं बात कर रही हूँ। हाशिर पर नींद का गलबा फिर तारी होने को था जब माहरूक की आवाज़ ने कमरे की पुरसकून खामोशी को तोड़ा। हाशिर अब मुकम्मल तौर पर हवास बहाल करते हुए उनकी बात सुनने लगा। वो रो रही थी। आंटी, सब ठीक है? आपने इस वक्त फ़ोन किया? फजर परेशानी से देखे गई। हाशिर बेटा, ताबिश। वो ज़ारो कतार रोने लगी। हाशिर घबराहट के आलम में पलंग से उठा। क्या हुआ, सब ठीक है? उसकी आवाज़ खुद उसे अजनबी लगी। हाशिर हर सोच व ख्याल की नफ़ी करता गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसका दोस्त ठीक है। और जल्द ही उसे जवाब मिल चुका था। ताबिश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये अल्फाज सुनते ही हाशिर के जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया था, जिसमें जान न रही थी। पैर ज़मीन पर लड़खड़ाए थे, हाथों पर कपकपी पैदा हुई थी। वो बेदहमसा साथ पड़े हुए सोफे पर बैठा। फजर अपनी जगह से उठकर उस तरफ आई। हाशिर को सांस रुक रुक कर आती हुई महसूस हुई। कौन से हॉस्पिटल? उससे लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से अदा हो रहे थे। लहजे में नमी उभरने लगी थी। जिन्ना हॉस्पिटल। नाम सुनते ही एक अजीब सी ताकत पैदा हुई थी। वो फौरन उठा, मगर फजर की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए थे। क्या हुआ है? आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। ताबिश का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा उसके लिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरी ज़िंदगी तारीख हो जाएगी। फजर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वो सर झुकाए हुए आंसू बहाता गया। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ताबिश भाई को कुछ नहीं होगा। उसने हाशिर के हाथ पर हाथ रखा और थपका दिया। हॉस्पिटल के सफ़ेद राहदारी में हर जानिब सुकून फैला था, मौत से पहले का सुकून। वो दौड़ते कदमों के साथ वहां पहुंचा तो सामने ही मारूक कुर्सी पर सर झुकाए हुए बैठी नजर आई। उसने कदमों का रुख उस जानिब किया। माहरूक को किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ तो सर उठाते हुए सामने खड़े हुए हाशिर को देखा। बेटा, अपने दोस्त को समझाओ ना कि वो मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। उसके अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पहले अरबाज छोड़कर चले गए और अब उनका बेटा जाने के लिए तैयार तुला है। वो सिसकियों से रोने लगी थी तो हाशिर घुटनों के बल बैठा और प्यार से उन्हें समझाया। आंटी, वो ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है। उसके लहजे में नमी उभरी, मगर वो छुपाते हुए फासले पर खड़े हसन की तरफ आया। उससे सारी तफसील जो लेनी थी। माहरूक ने उसे यूं जाते हुए देखा, फिर नजरें उसके कमरे के दरवाजे के पीछे टिका दी, जिसके अंदर उनका बेटा होश व खरोच से बेगाना पड़ा था। आंसू छलक कर बह गया था। उसी पहर वही मंजर दिमाग में आ समाया था जब ताबिश ने पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म ज़ेबतन किया था। एकदम से सफ़ेद राहदारियों ने रंग बदला और उनमें सुरमई रंग खुद ब खुद भरने लगा। दरवाजे तब्दील हुए, हत्ता के चलते फिरते लोग भी गायब हुए। वो नाश्ता बनाने में बहुत मसरूफ़ थी कि अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई मुलाजमा हो, इसीलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर फिर उसी वक्त आने वाले ने उनका वजूद मोड़ा और रुख अपनी जानिब किया। माहरूक ने सामने वाले को देखकर एकदम आबदीदा हुई। वो 8 महीनों की ट्रेनिंग के बाद घर आया था। ताबिश ने उन्हें अपने साथ लगाया और तसल्ली दी। अरे अम्मा, रोए तो मत। अब आप एक काबिल और होनहार पुलिस ऑफिसर की माँ हैं। आप पर यह रोना धोना जेब नहीं देता। माहरूक जुदा हुई और आंसू पोंछे। एक पल को तुम्हें देखकर लगा जैसे अरबाज मेरे सामने खड़े हैं, बस इसीलिए आंसू पर काबू नहीं पा सकी। ताबिश को अपनी माँ पर टूट कर प्यार आया था। लगेगा कैसे नहीं, उनका ही बेटा हूँ। आप देखिएगा, मैं उन्हीं की तरह काम भी करूँगा,
ताकि शहीद होने के बाद अल्लाह और बाबा के सामने सुरखरू हो सकूं। मंजर हवा में यूं गायब हुआ जैसे कोई परिंदा हो। माहरुख की नजरें अब भी उसी कमरे की तरफ थीं, मगर लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। अरबाज, काश आप जिंदा होते तो देखते आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है। जैसे आपको अपने वतन से मोहब्बत थी, बिल्कुल उसे भी वैसे ही है। आप दुश्मनों से लड़े तो आपके बेटे ने भी लड़कर ये साबित किया कि अच्छे और ईमानदार पुलिस अफसर आज भी मौजूद हैं। उनके लिए वतन सबसे पहले और बाकी घर वाले बाद में हैं। आयरा सर झुकाए सुरमई रंग की शलवार कमीज से अपतन किए, बालों को जूड़े में बांधे हुए बड़े थके अंदाज में घर जा रही थी। आज वो पूरे दिन यहाँ थी। एन इसी वक्त उसकी नज़र माहरूख पर गई। वो हैरान हुई, माहरूख आज इतनी रात को यहाँ, वो भी अकेले क्या कर रही थी। उसने आसपास नजरें ताबिश की तलाश में घुमाई। वो होता तो नजर आता। तभी उसकी आंखों ने हाशिर को देखा। यहाँ वो कुछ ठिठकी। मामला कुछ गलत था और इसी मामले की छानबीन के लिए वो माहरूख की तरफ बढ़ी। आंटी, सब खैरियत हैं? आप यहाँ? वो उनके बराबर में बैठी। आयरा ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, जो बगैर पलके झपकाए हुए आईसीयू के बंद दरवाजे को देखे जा रही थी। आयरा चेहरे के उतार चढ़ाव के खोज लगाने में मसरूफ थी जब उनकी आवाज़ ने तवज्जो दिलाई। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उससे आगे कुछ भी नहीं बोला गया और वो फिर रोने लगी थी। आयरा का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हुआ। जिसमें जान न रही, उसे यकीन नहीं आया। क्या हुआ था? आंखों में आंसू बस छलकने को बेताब थे। उसकी पिछली कुछ दिनों से ताबिश से बात नहीं हुई थी, इसीलिए वो जान न सकी थी कि क्या कुछ हो चुका है। हाशिर उसकी तरफ आया। आयरा ने उसे देखा। सामने खड़े लड़के ने उसे चलने का इशारा किया तो वो मन भर के कदमों के साथ आई। अंदर ही अंदर वो समझ गई थी कि असल वजह माहरूख से छुपाई गई है। अब वो दोनों आईसीयू के सामने खड़े थे, जहां अंदर ताबिश पलंग पर लेटा हुआ, चेहरे पर मास्क लगाए बेहोश था। उसे मसनूई सांस फराहम की जा रही थी। हाशिर की नज़र उसी पर थी। हसन कह रहा था ये सब एक पुलिस केस के सिलसिले में हुआ है। उसने मुस्लिम को पकड़ लिया था, मगर ऐन वक्त पर मुस्लिम ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया, लेकिन ये सरवाइव कर गया और चाकू पेट में घुपे रहने दिया। साथ ही साथ उसने मुस्लिम को भी हलाक कर दिया। आयरा दम साधे सब सुने गई। आंखों से अब आंसू रवा थे। उससे ताबिश की तकलीफ का अंदाज़ा भी न लगाया गया था। वो इतनी असियत कैसे सह गया? वो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर सर्द बेंच पर बैठी, नज़रें फर्श पर थीं और जहन कहीं और। दिमाग में बहुत सारे मंजर एक साथ उभरे। आयरा ने आंखें बंद किए हुए उनमें से एक को छुआ। अब वो बिल्कुल अलग थी। आसपास क्या हो रहा था कुछ भी नहीं पता था। अगर कुछ पता था तो इतना कि वो अपनी यादों की दुनिया में दाखिल हो रही थी। वो दोनों साथ साथ थे। ताबिश बोल रहा था तो वो सुने जा रही थी। उसने देखा ताबिश की आंखों में आंसू थे। उसे दुख हुआ। मेरे बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने हमेशा ख्वाहिश की है कि मैं उन जैसा बनूं। वो हमेशा कहते थे मेरे लिए दुआ करना, मुझे शहादत की मौत नसीब हो। मैं अक्सर पूछता शहादत की ही मौत क्यों? तो वो कहते जो मज़ा शहादत की मौत में है वो किसी और में कहाँ। ताबिश चल चल कर थक गया तो कुछ फासले पर नसब संगी बेंच पर बैठ गया। उसकी देखा देखी में आयरा भी बैठी। कुछ लम्हे यूँ खामोशी से गुजरे कि पता ही न चला। आज मुझे उनकी समझ आई है कि जो मज़ा शहादत की मौत में मिलने में है वो किसी और में कहाँ। नज़रों का रुख आयरे की तरफ मोड़ा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मेरे लिए तुम दुआ करोगी कि मैं शहादत की मौत पाऊँ? आयरा को उसके सवाल पर कुछ समझ नहीं आया क्या कहे। बस जैसे तैसे अस्पात में सर हिला दिया। ताबिश की बात ने दिल के अंदर क्या हलचल मचा दी थी, ये तो बस वो और उसका खुदा ही जानते थे। मंजर का धुआं हटने लगा तो वो हाल के दहलीज को अबूर करने लगी। ना जाने क्यों वही अल्फाज ज़ौक़ व शोर से बार बार सुनाई देने लगे थे। सर झटका, दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाए और ज़ेरे लब कुछ कहा। एक चीज़ जो ताबिश के लिए ज़ोर शोर से मांग सकती थी वो एक दुआ थी। आज ताबिश को उसकी ज़रूरत थी। वो अपना हक अदा करना चाहती थी। फजर की आंखें नींद से रूठ चुकी थीं। वो पलंग से टेक लगाए हुए ताबिश के बारे में ही सोचने में मगन थी। उसे रह रह कर एक ही ख्याल गुजर रहा था कि वो ठीक है या नहीं। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 4:30 थे। दूर मस्जिद से अजानों की आवाज़ गूंजी तो वो रब के हुजूर खड़े होकर ताबिश की ज़िंदगी मांगने लगी, क्योंकि एक वो ही ज़ात थी जिससे वो मांग सकती थी।
दुआएं अंदाज में दोनों हाथ चेहरे पर फेरे और दो जानों बैठकर नजरें मुसल्ले के कोने पर जमाई। उसे वहां कोई मंजर चलता हुआ नजर आया। वो उसे देखते कहीं गुम होने लगी थी। ये मंजर उसके निकाह वाले दिन का था। क्या हाल है भाभी? अब से मैं आपको भाभी भी बुला सकता हूँ, शुक्र। ताबिश स्टेज पर आकर उसके बराबर वाले सोफे पर बैठा। फजर उसके यूं भाभी कहने पर सर झुकाए ही मुस्कुरा दी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ताबिश ने सीने पर हाथ रखे हुए जवाब दिया। बस आपकी दुआ है। उसके जवाब पर वो हंसी। आपने सही बंदे पर अपनी दुआ लुटानी थी फजर। हाशिर ने थोड़ा झुककर फजर के कान में सरगोशी की, मगर ये सरगोशी ताबिश सुन चुका था, इसीलिए वो अब खूंखार नजरों से हाशिर को देखे गया। वो आंखों ही आंखों में हाशिर को इशारा करके कह रहा था कि बेटा तू मिल मुझे गेट के बाहर, बताता हूँ, जिसे हाशिर ने बिल्कुल फरामोश कर दिया था। वो हाल में लौटी, मुसल्ले से उठी और अब उसका रुख मोबाइल की जानिब था। वो हाशिर से ताबिश की तबीयत मालूम करना चाह रही थी। हाशिर हॉस्पिटल की सफ़ेद राहदारियों में गुम हो रहा था। चेहरे पर थकान सी थी। वक्त था कि बीता चला जा रहा था, मगर उन्हें इस सब का कहाँ होश था। वो तो उस इंसान के जागने के मुंतज़िर थे जो जिंदगी से रूठ चुका था। हाशिर चलते चलते रुका तो नज़र सीधी मारूक पर पड़ी, जो हाथ में तस्बीह पकड़े हुए दाने गिरा रही थी। आसपास इक्का दुक्का लोग थे। दूसरी नज़र आयरा पर पड़ी, जो आईसीयू के दरवाजे को ही बगैर पल के झपके हुए देखे जा रही थी। हाशिर के कदमों ने भी उसी तरफ रुख किया और वो उस तरह खड़ा हुआ था कि आयरे के सामने से सारा मंजर ओझल हो चुका था। हाशिर की नज़रों में अपने हंसते मुस्कुराते दोस्त को यूं हॉस्पिटल के पलंग पर लेटे हुए देखकर तकलीफ उभरी। क्या ये दिन भी देखना था उन सब ने? उन्होंने कहाँ सोचा था कि वो ताबिश को उस हालत में देखेंगे। ताबिश ने उन सब की जिंदगी में एक शामे का किरदार निभाया था। अब ये शमा उनकी जिंदगी से मादूम होने लगी थी। ये सोचते ही औसान खता हो रहे थे। यूं ही अपने दोस्त को तकते तकते वो एक मंजर में खो गया। आसपास काफी तालिबे इल्मों का हुजूम था। सब अपने घर की जानिब रवा दवा थे। यहाँ उनके आखिरी आयाम चल रहे थे, इसलिए भगदड़ मची हुई थी। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। हाशिर किसी बात पर ताबिश में बरस रहा था, मगर ताबिश को उसकी बकबक से कोई सरोकार नहीं था। वो लबों पर मुस्कुराहट लिए किताबों वाला बस्ता पीठ पर जमाए हुए था। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कहने की? पता भी है ना कि वो कितना गुस्सा होती हैं। ताबिश करीब हुआ और कान में कहा, भाई ये तो रोज का है, अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अपनी बात कहते ही आंखें पटपटाकर उसे देखा। हाशिर कुछ पल खामोशी से ताबिश को देखे गया, फिर जेब से मोबाइल निकालते हुए बड़बड़ाया, सुधर जाओ, तुम्हारे पास अब भी वक्त है। ताबिश ने बराबर से गुजरते हुए लड़के को रोककर उससे जूस लिया और फिर उसे जाने का इशारा किया। वो बेचारा लड़का मुंह बसोर कर वहां से चला गया था। हाशिर ने उसकी हरकत अच्छी तरह से देख ली थी, मगर ताबिश को कहना बेकार था। उसे जिस बात से मना किया जाता वो वही करता। ताबिश ने स्ट्रॉ होठों के बीच दबाकर घूंट भरा। ताबिश अलवी सुधरने वालों में से नहीं। बात मुकम्मल किए वो आगे बढ़ गया था और हाशिर अफसोसनाक नजरों से देखे गया। मोबाइल की आवाज़ ने उसे माजी से खींच निकाला था। जेब से मोबाइल निकाला और बगैर नाम देखे हुए कान से लगा दिया, जैसे उसे मालूम है करने वाला इंसान कौन है। ताबिश भाई कैसे हैं? फजर की अफसरदा आवाज़ सुनाई दी। हाशिर की नज़रें अभी तक ताबिश के बेहोश वजूद पर थी। वैसा ही है। हाशिर की आवाज़ में भी उदासी घुली थी। आप फिक्रमंद मत हो, अल्लाह के करम से वो ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। फजल ने कुछ तसल्ली देनी चाहिए। हम सब दुआ कर रहे हैं, उसके लिए आप भी करिएगा। हाशिर की आंखों में उमड़ते हुए आंसू ने मंजर छुपाने की खूब कोशिश की। मैं ज़रूर करूँगी। फजल के इतना कहने पर उसने अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल मुंतका कर दी और खुद मारूक आंटी के साथ जा बैठा। शाम के 5 बजे का वक्त था जब वो आहिस्ता आहिस्ता होश की दुनिया में कदम धरने लगा। जहन में बहुत सी यादों का अंबार था, मगर वो उन सब को झुठलाते ज़बरदस्ती आंखें खोलने लगा। अगर वो यादों की दुनिया में चला जाता तो बहुत मुश्किल उठानी पड़ती, और वो फिलहाल कोई मुश्किल उठाने का रवादार नहीं था। आंखें खोली तो कुछ पल रोशनी चुभने लगी। वो तारीकी से रोशनी में दाखिल हुआ था, ऐसा तो होना ही था। कुछ देर आंखों को सुकून बख्शा और फिर खोली। आंखें खोलते ही नजरें ड्रिप लगे हुए हाथ को पकड़े हुए माँ पर भटकी। लबों पर आसूदा हाल सी मुस्कुराहट पैदा हुई। अम्मा, वो नकाहा ज़्यादा आवाज़ में बोला तो मारूक आवाज़ पर जागी। उसे होश में पाकर एकदम से रोने लगी थी और रोते रोते ही उसका हाथ अपने माथे से लगाया
ताबिश उनकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गया था। उसके चेहरे पर अब भी आंसू के निशान थे। मेरी प्यारी अम्मा, आपको क्या लगा मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ दूंगा? अगर ऐसा सोचा भी था तो बहुत गलत सोचा था। वो आहिस्ता से बोला। हाशिर दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों की नजरें उस पर पड़ी थीं। उसके हाथ में कुछ सैंडविच और जूस के डब्बे थे जो यकीनन वो माहरूक के लिए लाया था। नजरें सीधी ताबिश पर पड़ी। उसे बुरी तरह गुस्सा आया था। वो नाराजगी से माहरूक को चीजें थमाते हुए चला गया। ताबिश सब कुछ बखूबी देखता रहा। नजरों का इर्तिकाज अब माँ की जानिब था। उसे क्या दौड़ा पड़ा? बेचारा कल रात से यहाँ पर है। मजाल है जो एक बार भी घर गया हो। आयरा को भी बड़ी मुश्किल से घर भेजा है। वो तो सुबह से यहाँ थी। ताबिश आयरा के नाम पर मुस्कुराया। वो अपने आप में ही सोचों में गुम था जब माहरूक दोबारा बोली, तुम कहो तो हाशिर को भेजूं? ताबिश ने सर को इस्पात में झटका दिया तो माहरूक चली गई। उनके जाते ही हाशिर दाखिल हुआ और एक बार फिर गुस्से से अपने दोस्त को घूरे गया। ताबिश ने चेहरे पर डर के तासुरात पैदा करने चाहे जिसमें वो नाकाम हुआ। अब ऐसी कातलाना नजरों से तो मत देखो। हाशिर गुस्से से उसके करीब हुआ था। तुम्हारे इन जख्मों की परवाह है वरना रख कर लगाता एक। ताबिश ने आबरू उठाए, लबों को आपस में जोड़ा। ऐसा कोई करता है? कुछ ज्यादा नुकसान हो जाता तो? ताबिश एक बार फिर मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में तकलीफ पना थी। वो तकलीफ जो उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। हाशिर सब्र के घूंट भरे हुए उसे देखे गया। माना कि तुम खुद को काबिल होनहार पुलिस वाला समझते हो मगर ये एक इंतहाई अहमकाना हरकत थी। अकेले कौन जाता है यार? ताबिश उसके डांट भुलाए हुए बोला। तुम्हें पता है मैं जिस मुजरिम को पकड़ने गया था वो कौन है? हाशिर जो मजे से डांटने लगा था अचानक से खामोश हुआ। कौन? सफा बख्तियार। ये नाम लेते ही जैसे जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया था। आंखें कुछ वक्त के लिए मूंदी तो वही चेहरा अपनी आबोताब लिए सामने आया। झटके से आंखें खोली। हाशिर को अब भी अपनी समात पर यकीन नहीं आया। सफा? उसने अचंभे से पूछा तो ताबिश दीवार घूरे गया। हाँ सफा, वही जो हमारी दोस्त थी। उसने थी पर जोर दिया था। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे फॉक्सी का जिक्र किया था। वो सफा ही है। उसी ने सब कुछ किया है। रामिस को और भी बहुत सारे बच्चों को मारा इसलिए कि उसके साथ बुरा हुआ है तो उन सब के साथ भी होना चाहिए। वो अपना बदला उन मासूम बच्चों से लेने लगी है। सारी रोदात सुना डाली। खुद के जख्मों पर नजर पड़ी। आज मैंने अपनी मोहब्बत उस जॉब के खातिर कुर्बान कर दी। हाशिर को दोस्त की तकलीफ का अंदाजा था। वो जानता था ताबिश इस वक्त किन किन दर्द से गुजर रहा था। आयरा ने कमरे में कदम जमाए तो दोनों की नजरें उस पर ठहरी। वो अंदर दाखिल हुई तो ताबिश उसके बिखरे हुए हालत देखने लगा। हाफ बाल क्लेचर में मकीन थे लेकिन आंखों के नीचे गहरे हल्के मौजूद थे। आंखें हद दर्जा गुलाबी थीं जैसे सारी रात रोती रही हो। कमरे में गहरी खामोशी छाई रही थी। फिर भी हाशिर को फजर का फोन आया तो वो सुनने चला गया। ताबिश आंखों के किनारे साफ करने लगा। सब सुन चुकी हूं मैं। वो उसे देखते आगे कदम बढ़ाने लगी। आंखों के नीचे नजर आते हुए हल्के ये गवाही दे रहे थे कि वो काफी देर से नहीं सोई। सियाह रंग की शॉर्ट कुर्ती पहने हुए दुपट्टा कंधों पर लिए हुए वो सामने थी। उसके हाथ में टिफिन था। यकीनन वो उसके लिए कुछ लाई थी। टिफिन साइड टेबल पर रखा। ताबिश का पलंग ऊंचा किया और ढक्कन हटाते हुए उसे खिलाने लगी। ताबिश सब कुछ खामोशी से देखता गया। उसे अब कुछ कुछ सुकून मिल रहा था। वो अपने काम में मसरूफ थी। जब ताबिश की जमाने से थकी हुई आवाज़ समात पर पड़ी। मैंने उसे टूट कर चाहा था। हर वो चीज़ उसके लिए की जो कभी सोचा भी नहीं था। आयरा ने उसके गिर्द एक रुमाल फैलाया इस दर्द से कि सूप उस पर गिरे ना। वो बोलते हुए उसे सुनती रही मगर उसे परवाह ना थी। उसे बस अपने आप से सरोकार था। कल जब मैं मिला तो मुझे लगा मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। ये तो वो नहीं थी जिसे मैं पसंद करता था बल्कि पसंद एक छोटा सा अल्फाज है। मैं तो आंसू की रेली सी गिरने लगी थी। उसे बोलने में दुश्वारी महसूस हुई मगर अपना दिल तो खाली करना था ना उस बोझ से। मैं तो उससे मोहब्बत करता था, शिद्दत वाली मोहब्बत। आयरा ने चम्मच भरकर उसके सामने किया तो उसने अपनी बात रोके आयरा को देखा। उसने सूप की जानिब इशारा किया। ताबिश ने पी लिया। फिर सांस भरते हुए दोबारा कहा, वो ऐसी निकलेगी मेरे वहमो गुमान में ना था। वो जब्त के आखिरी आयाम पर था।
जब आयरा ने अपना काम खत्म करके उससे कहा था, जो होना था वो हो गया, अब वो माजी में शामिल हो चुकी हैं। अब तुम्हारा हाल तुम्हारी राह तक रहा है, उस पर तवज्जो दो। तुम्हारी माँ को ज़रूरत है तुम्हारी, वो तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत डर गई हैं। सूप खत्म हो चुका था मगर उनकी बातें अब भी जारी थीं। अब मौजू कोई और था। माहरूक दरवाजे के ओर से सारा मंजर देखती रही। उनके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी, एक पुरअज़्म मुस्कुराहट। बादल आज खूब बरसे थे, जिसकी वजह से मौसम में कुछ ठंडक सी थी। वक्फे वक्फे से खूब बारिशों ने पंजे डाले हुए थे। रात का समा था। हॉस्पिटल से आने के बाद थके हुए होने की वजह से कुछ देर सुस्ताने चला गया था। अब वो एकदम तरोताज़ा होकर सोफे पर बैठा हुआ आंखों पर नज़र का सिया चश्मा चढ़ाए हुए ऑफिस का काम कर रहा था। काम के बाद वापस जाने का इरादा था। शादी के बाद से वो आज काम लेके बैठा था। उसी वक्त एक मुलाजिम आया और उसके सामने एक खत रखा। आपके लिए किसी ने भेजा है ये। हाशिर ने लैपटॉप से नज़र हटाकर उस तरफ देखा। किसने? खत हाथों में पकड़े हुए पूछा। पता नहीं सर, नाम नहीं लिखा। हाशिर ने उसे जाने का इशारा किया और खुद खोलने लगा। खत का ऊपरी हिस्सा जुदा करते ही नाम और तारीख दोनों नजर आए थे, जो कागज़ के पीछे लिखे थे। 25 जून 2025। सफ़ा बख्तियार। पेशानी शिकन आलूद हुई। सिफा ने उसे क्यों भेजा ये? सर झटकते अपनी आंखें उन लफ्ज़ों पर मरकूज की। कैसे हो हाशिर हुसैन? उम्मीद करती हूँ फजर के साथ अपनी ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। रही मैं तो मैं पता नहीं कहाँ होंगी। हाशिर मजबूती से खत को पकड़े रहा। ना जाने क्यों उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ता गया। आज मैं तुम्हारे सामने कुछ एतराफ़ात करूँगी, अपने नुकसान के, अपनी मोहब्बत के, हर चीज़ के। तुम्हें बस सुनना होगा। मैंने जिस चीज़ को शिद्दत से चाहा था, मुझसे वो चीज़ दूर कर ली गई। मुझे तो वो चीज़ें मिली ही नहीं जो मैंने चाही, जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। मैं एक आम लड़की कभी बन ही नहीं पाई, वो बन ही नहीं पाई जो बनना चाहती थी। हाशिर के हाथ में खत अब भी बड़ी मजबूती से था, मगर अंदर कहीं उसे ऐसा लगा जैसे सफ़ा उसके सामने बैठी अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुना रही है और वो खामोशी का लिबादा ओढ़े हुए उसे सुन रहा था। मुझे ज़माने ने और मेरे बाप ने बनने ही नहीं दिया था। मैं एक आम इंसान की आम सी बीवी बनना चाहती थी, मगर मेरे बाप ने मुझे बहुत खास बना दिया। और खास हमेशा अच्छे नहीं होते, वो कभी कभी बुरे भी होते हैं, जैसे मैं थी। हाशिर ने नज़रें ऊपर उठाई तो उनमें बहुत कुछ था जो बताने के काबिल नहीं। वो दोबारा से खत पढ़ने लगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर कभी उसका एतराफ़ कर ही नहीं सकी। उन अल्फाज पर चेहरे के कई रंग बदले थे। मैं डरती थी तुम मुझे रद्द कर दोगे। मैंने पूरी कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उसके बदले ले सकूं, मगर नहीं ले सकी। मैं जितना ले सकती थी ले लिए, मगर एक चीज़ जो मेरे इख्तियार में नहीं थी, वो तुमको पाना था। मैं तुमको नहीं पा सकी। हाशिर को बेइख्तियार ही वो दिन याद आया था जब सफ़ा ने खुद को उसे चलने की दावत दी थी। उस वक्त तो वो समझने से कासिर था, मगर अब सब समझ रहा था। एक बात और, मैं ताबिर से मिलने गई थी। उस बेचारे को तो हमेशा ये लगता था कि उसने मुझे ढूंढा, मगर सच तो ये है मुझे कोई ढूंढ नहीं सकता जब तक मैं खुद ना चाहूँ। हाशिर को आज की तमाम बातें अजबर हुई थी, मगर यहाँ मैंने खुद चाहा था कि ताबिश मुझे ढूंढे, तब उसे मैं मिली हूँ। मैं ये भी चाहती थी कि वो मुझे मारे। असल में मरना तो मैं तुम्हारे हाथों चाहती थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैंने उसे चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसके साथ गलत किया था। मुझे सब मालूम था, मगर जानबूझकर नादान बनी रही। मैंने उसे वहाँ छोड़ दी थी जहाँ वो कभी वापस नहीं आ सका। मैंने फजल को भी नुकसान पहुँचाया, क्योंकि मैं चाहती थी वो तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये भी नहीं हो सका। उसे एकदम से गुस्से की शदीद लपेट ने आ घेरा। सफ़ा इस हद तक गिर सकती थी ये वो वहमो गुमान भी नहीं कर सकता था। वो तो उनकी दोस्त थी ना। मैंने अपने साथ हुए तमाम जुल्म का हिसाब खुद लेना चाहा था, पर हाशिर हमेशा ऐसा नहीं होता कि किस्मत आपका साथ दे। मैं उन पत्थरों में से हूँ जिन्हें लुत्फ के लिए दरिया में फेंका जाता है। मैंने भी सुकून हासिल करने के लिए ऐसा करना चाहा, मगर वक्ती सुकून के अलावा कुछ हासिल ना हो सका। खत के कोने पर भी कुछ लिखा नजर आया था। उम्मीद करती हूँ तुम भी जल्द मुझसे नफरत करने लगोगे। फ़कत तुम्हारी दोस्त सफ़ा बख्तियार।
खत कब का ख़त्म हो चुका था, मगर वो मुंसमित सा एक ही जगह बैठा था। उसे शायद अब भी यकीन ना था। वो खत परे फेंका और खुद गाड़ी की चाबी लिए हुए बाहर चला गया। 1 साल बाद। कई सूरज तुलु हुए, कई गुरूब। चांद ने अपनी तारीखें बदली। वक्त की धार धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी और यूं ही साल बीत गया। उस दौरान दुनिया में बहुत बदलाव आया था और इसी दुनिया के रीति रिवाज को कायम रखते हैं उन चारों में भी। मौसम अब्र आलूद था, हल्की फुल्की बारिश बरस रही थी। कुछ लोग हाथों में छतरी पकड़े हुए अपनी मंजिल के जानिब गामजन थे। उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जैसे काफ़ी मज़ा लूट रहे हों मौसम का। मगर फजर के चेहरे पर कुछ उदासी थी। वजह शायद हाशिर की गैर मौजूदगी थी। वो कई दिनों से शहर से बाहर गया हुआ था। वो शादी के बाद आयरा के साथ उस वक्त कैफ़े में चाय पीने आई हुई थी, मगर उसका चाय पीने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। बेरा उन दोनों के पास आया और उनसे पूछा, यस मैम, क्या लेना पसंद करेंगी आप दोनों? आयरा जो मोबाइल फ़ोन में सर दिए हुए बैठी थी, आवाज़ पर सर उठाया। मुझे मज़ीद अरसी कड़क चाय चाहिए। फजर तुम बताओ। अपना ऑर्डर देते हुए उसने फजर को मुखातिब किया, जो अपने ख्यालात में गुम थी। फजर। आयरा ने उसके सामने हाथ हिलाया तो वह होश में आते हुए ऑर्डर देने लगी। हाँ जी, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बस। आयरा ने हैरानी से उसे देखा। फिर जब बेरा चला गया तो वो फिर से सवाल किया, सब ठीक है? वो अपना मोबाइल टेबल पर रखते हुए मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फजर ने संभल कर हैरानी से उसे देखा। हाँ क्यों? आयरा उसकी आंखों में ही देखती रही। तुम्हें तो चाय पसंद थी, फिर ब्लैक कॉफ़ी? फजर ने उसके पैदर पर सवाल किए कुछ देर तक जवाब ही ना दिए। फिर कुछ वक्फे से बोली, बस आज दिल नहीं कर रहा था तो। दोनों हाथ को आपस में बांधे हुए घबराहट नॉर्मल करने की कोशिश की, जो हो ही नहीं रही थी। आयरे के लबों पर उसे देखते हुए मुस्कुराहट फैली। फिर धीरे धीरे सर अजबात में हिलाते हुए दोबारा मोबाइल पर मसरूफ हुई। ताबिश घर के कपड़े पहने लॉन में बैठा था। हफ्ते का दिन होने के बाद उसकी छुट्टी थी। आयरा सुबह से आई हुई थी। वो उस वक्त मारूफ के कमरे में बैठी उनका मुआयना कर रही थी। दोनों के हंसने की खूब आवाज़ें आ रही थीं। ताबिश उन्हें फरामोश किए अपनी ही सोच में डूबा रहा। आज 25 तारीख थी और जो उस तारीख को हुआ था सब उसे अजबर था। उसे यूँ मालूम होता था जैसे ये कल की ही रात हो। उसे हिबा ने अगले दिन ही हॉस्पिटल में आकर सब मनोतन बता दिया था। वो अल्फाज आज भी उसके कान में बसते थे। जहन सोचों के गिरदाब में उलझता रहा और वो दोबारा वही हॉस्पिटल वाला मंजर चलने लगा, जहाँ वो पलंग पर पट्टियों में जकड़ा लेटा था तो हिबा कुर्सी पर कुछ फासले पर बैठी थी। उसका हेड हाथ में था और बाल ऊंची पौनी में जकड़े हुए थे। उसके लब हिलते हुए नजर आए। ताबिश गौर से उसे सुने गया। लबों पर गहरी खामोशी थी। मैंने अपना बदला पूरा कर दिया। मानो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई रियासत का बादशाह हूँ और उस बादशाह ने अपने बहुत पुराने दुश्मन से फतेह हासिल कर ली हो। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट पैदा हुई। ये फतेह मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है। इसे पाने के लिए मैंने ना जाने कितने जख्म सहे हैं, इतने कि मैंने गिनना ही छोड़ दिए। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ आई। खुदा तुम्हें सेहत दे। अपने अल्फाज अदा करते वो जैसे छुप छुपाते हुए आई थी वैसे चली गई। मंजर हवा में महलूल होता हुआ कहीं गायब हुआ, फिर कभी ना आने के लिए। वो अपनी सोचों में इतना गुम था कि उसे मालूम ही ना हो सका। आयरा कब से आई हुई बैठी है। क्या हुआ, किधर गुम हो? उसने ताबिश के चेहरे के आगे चुटकी बजाई तो वो होश की दुनिया में दाखिल हुआ था। नज़र साथ बैठी हुई आयरा पर पड़ी, फिर संभला। सफ़ा की बरसी है आज। आयरा उसके चेहरे पर उदासी खोजने लगी थी मगर वो हार गई। क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? ताबिश को उसके लहजे में कुछ उदासी की झलक दिखाई दी। चेहरा एकदम से मुरझा गया था। वो कुछ देर खामोश रहकर बोला, नहीं, याद करना तो मैंने उसे 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। ये तो बस यूं ही आज की तारीख देखी थी। उसने सर झुकाए हुए सब गोशे गुजार कर दिया। वो नहीं चाहता था आयरा अफसरदा हो। वो उसे उस तरह बिल्कुल अच्छी न लगती थी। नज़र उठाकर आयरा की जानिब देखा। उसकी नज़रें खुले आसमान पर उड़ते हुए परिंदों पर थी। मेरे साथ समंदर चलोगे? वो अब उससे आस लिए हुए पूछ रही थी। ताबिश मना नहीं कर सका, इसलिए कुछ कहने के बजाय सर अस्पात में हिलाकर जंबिश दी। आयरा का चेहरा एकदम रोशन हुआ था। वो बच्चों की तरह खुश होते हुए कहने लगी, चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी।
आयरा ने ज़बरदस्ती उसे कुर्सी से उठाया और अंदर की जानिब धक्का दिया। ताबिश उसकी जल्दबाजी पर हंसते हुए कमरे में गायब हुआ। कराची के साहिल पर रश न होने के बराबर था। गर्मियां होने की वजह से लोग ज़्यादा रुख उस तरफ का अमूमन कम ही क्या करते थे, मगर एक आयरा थी जो हर मौसम में समंदर जाने के लिए तैयार होती थी। उसे समंदर से गहरी मोहब्बत थी, वो बस मौका ढूंढा करती थी। वो इस वक्त गुलाबी रंग की कुर्ती, सफ़ेद इम्तिजाज के दुपट्टे और शलवार के साथ इससे कदम से कदम मिलाए हुए चल रही थी। उसके बाल खुले होने की वजह से फड़फड़ा कर उड़ रहे थे, मगर उसे कुछ परवाह ना थी। वो तो आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ हवा में मोहल्ले किए गोल गोल घूमे जा रही थी। ताबिश यकसुई से उसे देखने में मगन था। बोझल दिल अब के पुरसकून था। दिल पर पड़ी हुई कल्फत हटने लगी थी। ना जाने क्यों आयरा उसे उस वक्त भली लगी। वो अपने आप में ही मगन थी जब ताबिश ने कुछ इकरार करने की ठानी, मगर फिर इरादा मुलतवी करते हुए कुछ सोच में पड़ा। अगर आयरा ने उसे धुतकार दिया तो उसे वापस दुनिया में आयरा की आवाज़ ने लाल पटका था। तुम खामोश खामोश रहने लगे हो, क्यों? ताबिश उसके अजीब सवाल पर धीमा सा हंसा। बस लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, शायद इसलिए। आयरा ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। लोग तो फिर न जाने और भी क्या क्या बोलते हैं। अब हम उनके पसंद के लिए अपनी आदतें तो नहीं बदल सकते ना। ताबिश बस उसकी बात पर सर झुकाए हुए चलता गया। अब तो आदत भी नहीं रही। आयरा ने गहरी सांस बाहर को खारिज की और उसके सामने आकर उल्टे कदम लेने लगी। ताबिश ने उसे देखा। लगता है फिर से ज्ञान सुनने का इरादा है तुम्हारा। ताबिश उसके अंदाज पर आपके दिल खोलकर हंसा। इससे कबल वो कुछ कहती, दूर से आती हुई बॉल ने उसे रोका। एकदम ही वो पीछे मुड़ी और उस तरफ देखा तो एक बच्चा भागकर अपनी बॉल लेने आ रहा था। ताबिश की निगाहों ने आयरा को दूर जाते हुए और फिर उस बच्चे से बासपरिश करते हुए देखा। लबों पर धीमी मुस्कान रखसा थी। कुछ देर वो वहां खड़ा रहा, फिर उसने अपना रुख बदला और यकटकी सामने देखे गया। उसकी आंखों में झांके तो ठाटे मारता हुआ समंदर था। वो अपने आप ही बड़बड़ाया। आज से पहले मैं यहाँ हमेशा रोने आता था। इस समंदर ने मेरे आंसू देखे हैं, मगर आज ये समंदर मेरी मुस्कुराहट भी देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। अगर मेरी ज़िंदगी में ये ना होती तो ना जाने आज मैं कहाँ होता। ये जो आज मैं हंसता मुस्कुराता यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ आयरा की वजह से। एकदम से किसी ने कंधे पर हाथ रखा तो वो डर कर मारे पीछे हुआ था। आयरा उसका हवास बागता चेहरा देखकर जोर जोर से हंसी। वो भी उसकी देखा देखी में हंसते गया। कुछ वक्फे के बाद वो धड़कते हुए दिल के साथ बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आयरा हैरानी से उसे तके गई। तुम कब से इजाज़त मांगने लगे? तबीयत तो ठीक है? अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा। नहीं, बुखार तो नहीं है, फिर क्यों? ताबिश उसकी बात को फरामोश करते आंखें बंद किए हुए सीधा बोल उठा। मैं सारी उम्र तुम्हारी किताबों का खर्चा उठाना चाहता हूँ, बोलो इजाज़त है? लफ्ज़ अदा करते ही झटके से आंखें खोली तो आयरा उसे ही देख रही थी। उसे यकीन करना दुश्वार हुआ। हाथ मारे हैरत के एकदम पहलू में जा गिरा था। वो मुंह खोले हुए उसे देखे गई। ताबिश उसके अमल का इंतजार करने लगा। आयरा को इस पुरसुकून माहौल में भी सांस बंद होती हुई महसूस हुई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसने लम्हे भर को आंखें बंद की। क्या कहा? वो पूछकर उसकी तस्दीक करना चाह रही थी। वही जो तुम काफ़ी अरसे से सुनना चाहती थी। वो उसके अंदाज से लुत्फ अंदोज हो रहा था। आयरा ने चश्मा दुरुस्त किया और उसकी तरफ से अपना रुख ही मोड़ लिया था। एकदम से लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ ढेरी थी। ताबिश भागकर उसके सामने आया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जो पल भर में ही सुर्ख हो चुका था। वो तेज तेज चल रही थी और वो उल्टा उसे देखते हुए भाग रहा था। मुस्कुराहट लबों से जुदा ना होती थी। ताबिश अलवी, जवाब सुनने के लिए आपको हमारे घर हाजिरी देनी होगी। वो इस तरह बोली थी कि एकदम से ताबिश का कहका गूंजा। उसे ऐसे जुज़बुज़ होते हुए देख ताबिश को अलग ही खुशी नसीब हो रही थी। उसने माजी को भुलाकर हाल की खुशियों को जीना सीख लिया था। किसकी वजह से? यकीनन आयरा की। आयरा को दोबारा वही बच्चा बुलाने आया था तो वो उसके साथ चली गई। दोनों खेल में मसरूफ़ हुए। ताबिश की नज़रें दोबारा समंदर की तरफ भटकी। मैं आज यहाँ एक एतराफ़ करके जाना चाहता हूँ। अगर मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ? मैं अपना आप आयरा को सौंप कर उसकी ज़िंदगी पुर कर देना चाहता हूँ। वो इस एहसास को पहचान गया था जिसकी वजह से पूरे 1 साल परेशान रहा। ये कोई हमदर्दी नहीं थी,
یہ تو وہ پیارا احساس تھا جسے قسمت والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹ کا ماحول قدر پرسکون تھا۔ مدھم بجتی ہوئی موسیقی سے سارے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ریسٹورانٹ میں ہر چیز تھیم کے حساب سے تھی۔ میز، کرسیاں، دیواریں، برتن، دروازے تک سیاہ رنگ کے تھے۔ یہ جگہ لوگوں کی پسندیدہ تھی۔ بیرے اپنے کام میں مصروف ہر ایک کی ٹیبل کے پاس جا کر ان سے ان کی پسند پوچھ رہے تھے، مگر وہ دونوں ان سب کو فراموش کیے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ فضل نے سیاہ کلو والا فراک پہن رکھا تھا جس کی آستین چوڑی دار تھی۔ حاشر اس کے برعکس ہمیشہ کی طرح سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں نظر آیا۔ حاشر آج فضل کو خاص شادی کی سالگرہ منانے کے لیے یہاں لایا تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا تھا، اسی لیے وقت پر نہ منا سکے۔ کھانا آ چکا تو اس میں مصروف ہوئے۔ کھانا بہت مزے کا ہے۔ حاشر نے ایک نوالا لیا۔ فضل بس اسے دیکھتی رہی۔ حاشر نے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم کھانا۔ اس نے کھانے کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ فضل کھانے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر ایک جانے پہچانے ہوئے چہرے پر اٹھی۔ وہ ایک دم مٹی کا مجسمہ ہوئی، قدموں سے جان نکلنے لگی۔ بھرپور نظروں سے باپ کے وجود کا جائزہ لیا۔ سرمئی پینٹ کوٹ پر بال اچھے سے سیٹ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہو۔ یہ تو وہ پرانا زلفی راہ ہی نہیں تھا۔ اس انسان نے فضل کی طرف دیکھا تو وہاں بھی وہی حالت تھی۔ اس کی آنکھیں بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھ کر پھیلی تھیں۔ حیرت، غصہ، نہ جانے کیا کچھ تھا جو فضل کے چہرے پر نظر آنے لگا تھا۔ وہ آدمی لبوں پر زہریلی مسکراہٹ لیے فضل کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ فضل کو بالکل ایسا لگا جیسے وہ قدم اس کے دل پر رکھے جا رہے ہوں۔ ماضی میں کیا کچھ نہ تھا جو یاد نہ آیا ہو۔ یکدمی تکلیف نئے سرے سے ہوئی تھی۔ اب یہ آدمی کیا چاہتا تھا اس سے؟ وہ سمجھنے سے قاصر رہی۔ زلفی اب بالکل فضل کی کرسی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ ارے واہ، تم نے تو مجھے حیران کر دیا آج۔ حاشر نے اس انجان آدمی کی طرف دیکھا، پھر فضل کے چہرے پر پنپتے ہوئے احساس کو۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگوں کی وجہ سے دھیما بولی۔ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور کون ہے یہ امیر زادہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے بیٹھی ہو؟ زلفی اپنی باقی مائندہ بات کو مکمل کرنے کے لیے کان کی طرف جھکا اور اسے کڑے تیور سے دیکھتا رہا۔ ضرور کوئی عاشق ہوگا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی جو فضل کو اپنے پورے بدن پر چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حاشر کو ان گرے ہوئے لفظوں پر کراہت سی ہوئی تھی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کے الفاظ کیسے ادا کر سکتا تھا؟ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب فضل نے خاموش رہنے کا کہا۔ یہ آدمی جسے آپ عاشق کہہ رہے ہیں وہ میرا شوہر ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، آپ کی طرح نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا اور پھر کسی کوڑے کچرے کی طرح غیر مرد کے آگے عزت لٹنے کے لیے پیسے کے لالچ میں پھینک دیا۔ زلفی کو اس پر شدید غصہ آیا۔ ابھی وہ اس پر ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا جب حاشر اپنی جگہ سے اٹھ کر فضل کے ڈھال بنا تھا۔ وہ قہربان نظروں سے زلفی کو دیکھے گیا۔ ریسٹورانٹ میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ سارے لوگ اپنا کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ تماشائی کہتے ہی تماشا دیکھنے والوں کو ہیں، اگر انہی نے اپنا کام چھوڑ دیا تو تماشائی کس کام کے؟ فضل نے حاشر کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا، اس ڈر سے کہ زلفی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ حاشر نے ان کے سامنے انگلی تانی، دوسرا ہاتھ اب بھی فضل کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ پہلی بات، میری بیوی کو اب اگر آپ نے اکیلا سمجھا تو یہ آپ کی بھول ہوگی، کیونکہ ان کے آگے اب میں کھڑا ہوں۔ یہ پہلے اکیلی تھی مگر اب نہیں، اب خدا کے بعد میں ان کی حفاظت کروں گا۔ فضل نے سر اٹھا کر ممنون نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ دوسری بار زندگی میں کوئی اس کے ڈھال بنا تھا، پہلے اس کا بیٹا اور اب شوہر۔ اور دوسری بات، میں اس کے بدلے بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر اصل میں میری تربیت بیچ میں آ رہی ہے، اسی لیے آپ سے بس اتنی التجا کرتا ہوں کہ میری بیوی کی زندگی سے چلے جائیں۔ اس کے یوں ٹوٹو کہنے پر زلفی تن فن کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پورے ریسٹورانٹ میں حاشر کے لیے تالیاں بجائی گئیں۔ کچھ لڑکیوں نے تو انسٹاگرام پر چپکے سے اس کی تصویر لگاتے ہوئے کیپشن میں لکھا، ہی از اے جینٹل مین۔ اس نے فضل کی طرف دیکھا تو وہ اب بھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاشر کے گال سرخ ہوئے اور آنکھوں سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ فضل نے اسے آزاد کیا تو وہ واپس جگہ پر بیٹھا۔ وہ اب بھی اسے ویسے ہی دیکھے گئی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر گزار ہوئی۔ حاشر نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فضل کی آنکھیں لبالب آنسو سے بھری تھیں۔
कुछ तो झलक कर जमीन पर भी बह गए थे। हाशिर घबरा गया। फजर, सब ठीक है, आप परेशान मत हो। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही हूँ, इस बात पर कि अल्लाह ने आपकी शक्ल में मुझे एक बहुत अच्छे शोहर से नवाजा है। आप मेरे सब्र का फल हैं। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे। मुझे अब लगने लगा है कि अल्लाह ने मुझ पर बहुत इनायत की है। निगाहें हाशिर से हटाकर कहीं और जमाई। मेरी ज़िंदगी में पहले बहुत तारीकी थी। मैंने उस तारीकी में खुद को एडजस्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही आप मेरी ज़िंदगी में आए, मैं तारीकी से एकदम ही रोशनी में दाखिल हुई। हाशिर ने मुस्कुराकर उसे देखा। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर आप मुझे कबूल ना करती तो ना जाने आज कहाँ होता। हाशिर ने भी उसके अंदाज में कहा तो दोनों हंसने लगे और यूं ही हंसते हंसते शाम भी हो गई। फजर सुबह से ही आयरा की तरफ थी, क्योंकि आज आयरा का खास दिन यानी उसकी मंगनी थी। उसका रिश्ता तय हुए 1 हफ्ता होने को था। माहरुख ने आज ही के दिन का इंतखाब किया था, क्योंकि आज आयरा की 28वीं सालगिरह थी। वो बिल्कुल तैयार सी आईने के सामने खड़ी हुई अपने पीछे चूड़ियाँ पहनती हुई फजर से मुखातिब हुई। यार, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? वो अपने पूरे वजूद का जायजा लेती हुई बोली, सुरमई रंग के शॉर्ट चोली के साथ, जिसके गले पर गोटे का काम था। भारी गरारा पहने, सर पर दुपट्टा अटकाए उसकी जानिब रुख किया। फजर ने अपने काम से हाथ रोककर एक पल को उसे देखा। दिल ही दिल में माशाअल्लाह कहा। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने मुस्कुराकर कहा और दोबारा काम में मगन हुई। चूड़ियाँ पहनते उसके हाथ सुर्ख हो चुके थे। आयरा ने रुख आईने की तरफ मुड़ा। मेरा दिल ना जाने क्यों इतना घबरा रहा है। फजर अपने निकाह का फ्रॉक संभालते हुए उसकी तरफ आई। उसे आयरा का चेहरा देखकर हंसी आई। अब ये तो होता ही है इस तरह के कामों में। फजर के यूं बेजान हंसने पर आयरा ने घूर के उसे देखा। वो दोनों बातों में मगन थी जब राशिदा ने कदम कमरे में रखा। बच्चियों, दूल्हे वाले आ चुके हैं, अब जल्दी से आ जाओ, वो अफरा तफरी में कहकर जाने लगी थी। तब नजर आयरा पर पड़ी। राशिदा की आंखों में एकदम ही आंसू ने पना ली थी। इससे पहले वो रो पड़ती, आयरा ने पास आकर उन्हें तसल्ली दी। अरे मेरी प्यारी अम्मा, आप तो अभी से रोने लगी। अभी तो मैंने आपको और तंग करना है। राशिदा एकदम से रोते हुए हंस पड़ी थी, फिर उन्हें हिदायत देती हुई चली गई। फजर ने अपने खुले बाल दाएं कंधे पर फैलाए। उसने अपनी दोस्त के कहने पर खोले थे। वो आयरा को साथ लिए हुए नीचे की तरफ बढ़ी। फंक्शन छोटा सा था जो लॉन में मुनक्किद किया गया था। ज़्यादातर घर के लोग ही थे। दोनों ने जैसे ही नीचे कदम धरा था तो सबने उनकी तरफ देखा। उनमें वो दोनों भी शामिल थे। हाशिर फजर को देखकर दम बखुद रह गया। उसने इससे कबल कभी भी फजर को यूं बाल खोले हुए नहीं देखा था। यही हाल ताबिश का भी था। वो यकटक हैरानी से आयरा को देखे गया। दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। वो दोनों पास आने लगी तो ताबिश और हाशिर इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। फजर आयरा को ताबिश के बराबर में बैठा कर खुद हाशिर के साथ जा बैठी। ये तुम हो? ताबिश सामने देखता हुआ थोड़ा सा झुककर आयरा के कान में बोला। उसने सुरमई रंग की शलवार कमीज के साथ उसी रंग के वेस्ट कोट पहनी थी और बाल आज सेट थे। आयरा उसके घिसे पिटे सवाल पर हैरान हुई। नहीं, मेरी पड़ोसन है, बताओ प्यारी है कि नहीं? ताबिश को उससे हमेशा की तरह उल्टे जवाब की उम्मीद थी। वो अपने उमड़ते हुए कहके को बमुश्किल रोके हुए रहा, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो संभल कर बोला, वैसे आपस की बात है, पड़ोसन है तो प्यारी। आयरा ने उसके जवाब पर अपना हाथ मुट्ठी की शक्ल पर बनाए हुए पीछे ले जाकर उसकी पीठ पर मारा था। वह एकदम करा कर रह गया। पुराना जख्म हरा कर दिया, जालिम लड़की। उसने दुहाई देते हुए ऊपर की जानिब देखा। बीवी अगर देनी ही थी तो अच्छी वाली देनी थी ना। ये बॉक्सर बीवी देने की क्या जरूरत थी अल्लाह जी, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। आयरा उसे भुलाए हुए मारूख की तरफ मतवज्जा हुई। रुख हाशिर और फजर की तरफ करें तो वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हाशिर ने आज मामूल से हटकर सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक चढ़ा रखी थी। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं ना? फजर ने प्यार भरी नजरों से दूल्हा दुल्हन को देखा। वो हाशिर से तायद चाह रही थी। हाशिर ने बस उसे देखा। हाँ, लग तो रहे हैं। फजर उन दोनों के लिए दिल से दुआ गो हुई। हाशिर ने जबान लबों पर फेरी थी। वो काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहा था मगर हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाशिर ने चुपके से फजर की छोटी उंगली थामी। फजर अस्बात में सर हिलाते हुए उसे बोलने की इजाज़त दी।
आप मेरी जिंदगी का वो तोहफा हैं जो मुझे मेरे रब ने अता किया है। उसके अचानक इजहार पर फजर शर्माई। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैली। हाशिर भी उसे मुस्कुरा कर देखे गया। वाकई वो ठीक कहता था। जब से फजर उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी वो जी उठा था। अब उसके बगैर एक पल भी जीना हराम था। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक दूसरे को अंगूठियां पहनाओ। दोनों ने आवाज के ताकुब में देखा जहां राशिदा दोनों दूल्हा दुल्हन को अंगूठियां पकड़ा रही थी। माहरुख ताबिश के बराबर में बैठी तो राशिदा आयरा के। माहरुख ने ताबिश को कहा तो उसने आयरा के आगे अपनी हथेली की। आयरा की नजरें उसकी हथेली पर होकर भी नहीं थीं। वो कहीं दूर जा पहुंची थी। उसे वो दिन याद आया जब वो अपने खुदा से अपनी मोहब्बत गिड़गिड़ा कर मांगा करती थी। उस लम्हे को हासिल करने के लिए उसने ना जाने कितनी दुआएं की थी। आज उसकी सारी दुआएं कबूल हुई। वो अपने ख्यालात में गुम रहती अगर राशिदा उसे तवज्जो न दिलाती। उसने अपना हाथ ताबिश के हाथ में सारी उम्र के लिए रख दिया। ताबिश ने मुस्कुराकर उसकी तीसरी उंगली में डायमंड की चमचम करती हुई अंगूठी पहनाई। सबने तालियां बजाई। राशिदा ने आयरा के आगे अंगूठी की। आयरा ने उसे थाम लिया मगर उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। घबराहट के आलम में वो हाथ उठा भी ना पा रही थी। जब ताबिश ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी, आयरा ने उन हेजल आंखों में देखा जिनमें आज खास उसके लिए मोहब्बत थी। वो बर वक्त मुस्कुराई और ताबिश को अंगूठी पहनाकर हमेशा के लिए उसे अपना करार कर दिया। माहौल में अब तालियों की गूंज के साथ साथ मुबारकबाद भी दी गई। आयरा की आंखों में आंसू चमके मगर उसने वो जल्दी से साफ किए। मुबादा कोई देख न ले। 30 साल बाद मौसम कदरे अबर आलूद था। ठंडी ठंडी हवाएं चारों सू बसेरा किए हुए थी। आसमान पर मामूल की तरह परिंदे अपने परवास पर थे। जिंदगी का काम गुजरना था तो वो गुजर रही थी। 30 साल में उस शहर का निज़ाम ही बदल गया था। लोगों का रहन सहन तब्दील हुआ था तो बोलने बैठने का अंदाज भी, मगर वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन में था। रायान उस वक्त अपने घर के करीब बने हुए पार्क में अपनी डायरी और पेन हाथ में पकड़े हुए माजी की यादों में गोते लगा रहा था। बराबर में उसका स्याह बस्ता रखा था जिसमें कुछ किताबें थीं। वो यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ कुछ पल सुकून के बिताने आया था। उसका रंग रूप बस वही था, अगर कुछ बदलाव था तो कद का। वो ढीली ढाली सफ़ेद आस्तीन वाली शर्ट के साथ उसी रंग का ट्राउज़र पहने हुए बहुत मसरूफ दिखाई दिया। डायरी से सर उठाया तो नज़रें सीधे सामने बैठी हुई औरत पर पड़ी। वो अपने 2 बच्चों के साथ बैठी पिकनिक मना रही थी। चेहरे पर तकलीफ आसमाई, आंखों में 2 नन्हे मोती चमके। छम से उसकी आंखों में भी एक मंजर लहराया था जिसमें वो और रानिया सायरा के साथ पार्क में मौजूद थे। चेहरे पर तीनों की खुशी थी। रायान लहक लहक कर सायरा को अपना रिजल्ट कार्ड दिखा रहा था जिसमें उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। सायरा ने उसे प्यार किया और उसी वक्त मंजर गायब हुआ तो खुद को हाल में पाया। उसे शिद्दत से माँ की कमी महसूस हुई थी। आसमान पर निगाह उठाए देखा, कई शिकवे एक झटके में कर डाले। वो संभला और अब झटके से डायरी पर पेन घसीटने लगा। मुझे आज भी वो दिन अज़बर है जब मम्मा किसी आदमी के साथ बेतकल्लुफ़ हो रही थी। तब मैं बच्चा था मगर अब सब समझ आने लगा है कि दोनों के बीच क्या चल रहा था। नहीं नहीं, मैं मम्मा से नाराज़ नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता। माँ से कौन नाराज़ हो सकता है। हम दोनों बहन भाई उन्हें बहुत याद करते हैं। काश वो आज जिंदा होती। उसके दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ। मेरे ख्याल से तुम शायद रानिया का पूछना चाह रही हो, तो वो इस वक्त कॉलेज गई हुई है और मैं घर जाने के बजाय यहाँ आ गया हूँ। ये मेरी पसंदीदा जगह है, जब भी मूड ऑफ होता है तो यहीं आ जाता हूँ। उसे वक्त बीतने का इल्म हुआ तो वह अपनी जगह से बस्ता लिए हुए उठा, डायरी और पेन उसके अंदर डाली और फिर उसे कंधे पर लटका दिया। अभी उसे घर के लिए कुछ सामान भी लेना था। वो चहलकदमी करते दरवाजे तक पहुंचा। हम सब हर हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलते हैं। मेरे फेवरेट ताबिश अंकल और आयरा खाला अभी तक बच्चों की तरह बात बात पर लड़ते हैं। अल्लाह के करम से फुप्पो अब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। फुप्पा ने उन्हें बहुत खुश रखा हुआ है। वो अब ग्रोसरी स्टोर के अंदर दाखिल होते ही एक ट्रॉली अपने आगे आगे चलाने लगा। बस्ता अब भी कंधे पर लटका था। जो जो चीज़ जहन में थी वो सब ट्रॉली में रखता गया। फुप्पो ने अपने बारे में सब बताया। दादा को ये सब नहीं करना चाहिए था। रामिस की फ़ोटो भी दिखाई। फुप्पो हमेशा कहती हैं रामिस मेरे जैसा था। उन्हें अब भी मेरी शक्ल में वही नज़र आता। वो तो कभी कभी बेध्यानी में मुझे रामिस ही कह देती हैं, मगर मैं उन्हें बिल्कुल नहीं टोकता।
ان کے 2 بہت پیارے بچے ہیں، فریال اور حارب، مگر اب بھی رامز کے ذکر پر ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ سامان لیے اب گھر میں داخل ہوا اور سب کچھ اپنی جگہ پر سلیقے سے سجائے رکھا۔ اس سامان میں کچھ بھی فضول نہ تھا، بس کام ہی کی چیز تھی۔ یہ 2 کمروں اور ایک چھوٹی سی کچن میں مشتمل گھر تھا۔ ایک کمرہ اس کا تھا تو دوسرا رانیہ کا۔ وہ باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے غرض سے گیا، پھر کچھ ہی سیکنڈز بعد دوبارہ کچن میں تھا۔ اس نے کچھ بنانے کا سوچا۔ ارے میں نے اپنے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، میں ماسٹرز کر رہا ہوں، آخری سال، اس کے بعد PhD کا ارادہ ہے۔ میری پھپھو تو کب سے مجھے شادی کا کہہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کب تک یوں گھر کے کام کرتے رہو گے، کسی لڑکی کو لے آؤ جو تمہاری مدد کرے، مگر میرا فی الحال کوئی ارادہ نہیں۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ میں اکیلا کب تک رہوں گا، آخر کو 26 کا ہو چکا ہوں۔ میں پہلے خود کے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، پھر رانیہ کی شادی کا بھی سوچوں گا، اس کے بعد اپنی۔ وہ سارا کام کیے ڈائری ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیٹھا تھا، تبھی دروازے پر گھنٹی بجی۔ لگتا ہے رانیہ آ گئی ہے، چلو میری پیاری ڈائری، پھر کسی فارغ وقت میں ملاقات ہوتی ہے۔ اب میں کچھ وقت اپنی بہن کے نام کرنا چاہوں گا۔ ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، تبھی وہاں پڑے ہوئے ایک فریم نے توجہ دلائی۔ یہ فیملی فوٹو تھی جس میں وہ، سائرہ، سمی اور رانیہ ساتھ کھڑے تھے۔ تصویر کو جگہ پر رکھا، گھنٹی دوبارہ بجی اور وہ اس جانب چلا گیا۔ ختم شد۔ جی تو فائنلی یہ ناول اب کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہ میں نے رمضان میں سٹارٹ کی تھی، اور یہ پہلی ناول ہے جو کمپلیٹ تھی، پھر بھی اتنا ٹائم لگا ہے اسے کمپلیٹ اپلوڈ کرنے میں۔ اور کیسی لگی بتانا ضرور ناول، اور اگر اچھی لگی ہے تو ایسی اور ناولز کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ اب ملتے ہیں پھر نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔